नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम फिर बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19। और इसके अब बहुत सारे वेरिएंट हैं। जो नया वेरिएंट हिंदुस्तान में जिसने आमद दी है, दस्तक दी, उसका नाम है एक्सी कोरोना कोविड-19। दरअसल हमने पिछले मार्च की हम बात करें, पिछले महीने मार्च के अंतिम हफ्ते में भी हमने बात की थी कोरोना के बारे में, जब पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में इसकी कोई बात नहीं हो रही थी। हमने कहा था कि आप बाखबर हो जाइए क्योंकि कोरोना फिर आने वाला है वाया चीन। तब चीन में 12 शहरों में लॉकडाउन था, साउथ कोरिया में लॉकडाउन था, यूके में, इंग्लैंड में लॉकडाउन चल रहा था, अमेरिका में। लेकिन भारत में लोग बिल्कुल बेखबर हो गए थे और बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उन 5 राज्यों में हम आपका उनका जिक्र करेंगे: हरियाणा, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम, जहां कोरोना ने दस्तक दी है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर भुवनेश गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर कोरोना वायरस से के नए वेरिएंट से कैसे बचा जाए, लोग कितना सतर्क रहें, और जो पुराने फार्मूले थे, पुरानी गाइडलाइन थी, उसे कितना फॉलो करें, कितना उसमें कमी बेशी करें। तो ये बहुत सारी बातों की जिन पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो इस पूरे मामले में ये एक नई जानकारी ये भी आई कि अभी तक हमारे देश में 79.5 करोड़ जांच हुई है नई। पिछले हम अगर 24 घंटे की बात करें तो देश में जो जांच की गई है वो करीब 24 लाख लोग हैं जिनकी जांच हम करा चुके हैं। तो ये बहुत सारे आंकड़े जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस जो है, हमने पहले भी कई बार चर्चाओं में कहा कि अब ये जाने वाला नहीं है। कोरोना के साथ हमको रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वायरस आता है वो जाता नहीं है। अलग बात है कि कई बार वो बहुत ही शांत हो जाता है, सुसुप्त हो जाता है, स्लीपिंग मोड पे आता है, लेकिन कभी भी वो एक्टिव हो सकता है। और कोविड-19 तो हर बार अपना रूप बदल रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो नई दस्तक हुई है एक्सी वेरिएंट की, पहले महाराष्ट्र में होने की आशंका थी, लेकिन जांच में वो गलत पाया गया। लेकिन राठी जी, गुजरात में एक मरीज की 2 बार जांच हुई, प्राइवेट लैब में जांच हुई और सरकारी लैब में। दोनों लैब की जांच के बाद इसकी पुष्टि की गई कि उसे एक्सी कोविड वेरिएंट का वो शिकार है, उससे बीमारी है, उसका संक्रमण है। आपकी राय की जनता कैसे सतर्क रहे और क्या करे? देखिए, वायरस कोई भी होता है, जब वो आता है तो अपने आप को म्यूटेट करता रहता है और हर साल नए नए रूप के लेते हुए वो आता ही रहता है। तो वायरस का तो अब हमें पता है कि किस ढंग से काम करता है। कोविड की जब पहली बार लहर आई थी तो उसके बारे में कुछ जानकारियां कम थी। आज हमारे पास भरपूर जानकारी है और कोविड के वायरस से बचने का सीधा सीधा तरीका है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं और अपने आप को पौष्टिक आहार के साथ में विटामिन बी, विटामिन डी, इनके साथ में जब आप रहते हैं, और साथ में जो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन, तो जो 60 साल से ऊपर वालों के लिए था उनके लिए फ्री है। अब गवर्नमेंट ने नई चीज भी कर दी है कि 18 से 60 वालों भी एक प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। वो पेड है लेकिन वो भी लगवा सकते हैं। तो सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, थोड़ी दूरी मेंटेन करें। मुझे लगता है कि कोरोना से अब वो भयावह स्थिति, उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भयावह स्थिति ना बने। और इस वक्त सिर्फ सावधानी की हमें जरूरत है, और वो कोई ऐसा बहुत बड़ा काम अब नहीं है कि हम वो सावधानी नहीं रह सकते, क्योंकि जितना हम सावधान रहेंगे तो हम लॉकडाउन से बचेंगे, अन्य चीजों से बचेंगे, तो उससे हमारी जो आर्थिक व्यवस्थाएं गड़बड़ाई थी वो भी ठीक रास्ते चलती रहेंगी। तो बस अब लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को कितना इससे बचाएं। सरकार ने अपना काम किया है, अब जनता का काम है कि वो अपने आप को बचाए, संभल के रहे। और इसके बारे में चूंकि अब सब चीज सबको मालूम है, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिसको इस चीज का संज्ञान ना हो या ज्ञान ना हो कि हमें कैसे बचना है। लेकिन राठी जी, अभी गांव में बहुत लापरवाही है। जानकारी तो है लेकिन लापरवाही है, और लापरवाही जो है वो जानलेवा साबित हो रही है। होगी इस तरह का, अगर लापरवाही बनी रहती है तो आप भले ही आपके प्राण संकट में ना हो, लेकिन आपकी जेब संकट में जरूर आएगी, क्योंकि इसका इलाज महंगा है और इसके लिए जो प्रिकॉशंस होते हैं उसमें
जो अस्पताल है वो भी काफ़ी हैवी चार्जेस लगाते हैं। डॉक्टर गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार करता हूँ। दरअसल अभी हमने पिछले महीने भी आपसे बात की थी, मार्च के आखिरी हफ्ते में, तो हमने कहा था कि वायरस वाया चीन, और तब चीन में लॉकडाउन था 12 शहरों में। अब तो वहाँ सेना भी लगा दी गई है, लोग उससे परेशान होकर वहाँ आंदोलन भी कर रहे हैं। जो घरों में लोग बंद है, क्योंकि वहाँ 100% लॉकडाउन है, लोगों को घरों में रखा जा रहा है, खाने पीने की दिक्कत भी आ रही है, इसलिए वहाँ स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन भारत में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अगर सतर्क हो जाए तो शायद हमें लगता है कि भारत फिर इस संकट से निपट सकता है। छोटी सी जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ। चीन और अमेरिका के बाद कोविड-19 के मामले भारत के 5 राज्यों में बढ़ रहे हैं। उन 5 राज्यों में हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम शामिल है। दिल्ली की स्थिति यह है कि वहाँ 5 स्कूलों में बच्चों को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। 3 टीचर भी वहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ स्कूलों के बंद करने की बात भी दिल्ली में हो रही है। तो अब ये एक्सी नाम का जो नया वेरिएंट आया है, ये कितना संक्रामक है, कितना जानलेवा है, आपकी इसमें राय, और क्या सतर्कता इसमें हो सकती है? हालांकि सतर्कता का तो आपने प्रोटोकॉल लोगों को इतना रटवा दिया है कि आप एक्सरसाइज करें, पसीना बहाएं, धूप में रहें, विटामिन डी लें, अच्छा खाना खाएं। ये सब चीज़ें लगता है कि जिन्होंने भी आपको सुना होगा उनको रट गई होंगी, लेकिन हिंदुस्तानियों की आदत है कि वो बहुत जल्दी भूलते भी हैं, तो उनको रटाने की भी ज़रूरत है। और वायरस आने पर वायरस खुद भी उनको ये सब चीज़ें याद दिलाता है। अभी आपकी राय। राघवेंद्र जी, वही कहावत कि अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। तो मैं लगातार देख रहा हूं कि चीन में सारे लॉकडाउन के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन ये कोरोना बॉर्डर क्रॉस करके रशिया में नहीं जा रहा, यूक्रेन में नहीं जा रहा, वहां युद्ध बदस्तूर जारी है। ये कैसे संभव है? अमेरिका के देशों में बहुत त्राही मच रही है, लेकिन बाकी आसपास के देशों में नहीं है। मैं आपको मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है जी। आपको रोककर पूछूं, क्या ये चीन की साजिश है? जो आपने पहला वाक्य बोला कि वो रूस नहीं जा रहा है, बाकी जगह नहीं जा रहा है। देखिए राघवेंद्र जी, आप याद कीजिए, मैंने पहले दिन से मार्च 2020 से, जबकि इसकी कोई आहट नहीं थी, तब मैंने अगस्त सितंबर में वुहान में हुए आंकड़ों को सामने रखकर आर्टिकल लिखा था कि कोरोना की दस्तक भारत में भी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बॉर्डर सील नहीं है, हमारे यहाँ कोई अंकुश नहीं है। और WHO और बफेट साहब, हमारे जो बड़े बड़े बिल गेट्स फाउंडेशन वाले लोग हैं, मैं नामजद लेके कह रहा हूँ इनसे, मॉडर्ना कंपनी के, जिलेट कंपनी के, इन लोगों का ये एक दवा माफिया फार्माक्राम खेल था, जो आज भी है। और वायरस की जो हम बात करते हैं कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो कोविड सीरीज का ये 7वां वायरस, इसकी जानकारी तो देश के, दुनिया के सारे बड़े बड़े साइंटिस्टों को थी। वो तो वुहान की लैब में बना रहे थे ना इसको, तो जानकारी कैसे नहीं थी? उनको सब कुछ पता था। आप याद कीजिए, कोविड की टेस्ट किट्स के ऊपर कोविड-19, मतलब 2020 में कोविड आया, लेकिन कोविड-19 का लेवल लगा हुआ था। उनके पास वो टेस्ट किट 1 साल पहले से कैसे थी, बल्क में थी, उनको पता था कि क्या होगा। तो चाइना की जो वैक्सीन थी, वो वैक्सीन तो सऊदी अरब में पहले दिन से लगना चालू हो गई थी, उनको कैसे पता था कि यहाँ पर होगा। और जिस तरह से मॉडर्ना कंपनी ने, जिलेट ने या बिल गेट्स साहब ने वायरस और वायरस की वैक्सीन को लेकर खेल किया है, मैं नामजद फिर कह रहा हूं आज आपके चैनल पर कि यह बहुत बड़ा दवा माफिया का खेल था, जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े धुरंधर डॉक्टर और सारे लोग शामिल हो गए, चाहे वो रेमडेसिविर की बात हो, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हो, चाहे कितनी भी दवाइयों की बात हो। और जैसे आप याद कीजिए, हमारा पहला आर्टिकल हमने कहा था वायरस पर कोई दवाई कारगर नहीं होती, दवाइयों का बिल्कुल बोझ जनता पे नहीं डाला जाना चाहिए, और कालांतर में वही सब बातें सच साबित हुई। मैं आज फिर आपके सामने कह रहा हूं कि इसके बहुत सारे वेरिएंट अभी और आना बाकी है। फिर याद कीजिए आप मेरी बात कि मैंने कहा था 5 साल के लिए सबको सतर्क होना पड़ेगा। अभी बहुत कम समय बीता, अभी तो आधा रास्ता तय किया है हमने। हमारे देश की बहुत बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ मेहनतकश लोग हैं, पसीना बहाने वाले लोग हैं, और इसलिए संकट उन पर नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ, सब लोग खुश रहें, धूप में पसीना बहाते रहें। हाँ, लेकिन अब चूंकि बारिश आएगी तो जो लोग बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जो भीड़ में हैं, जिनके अंदर किसी वजह से इम्यूनिटी कम है, उनके अंदर संकट ज्यादा आएगा, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरी बात जो गांव की निकली, आपने कहा गांव में संकट, तो गांव में कोविड का संकट तो है ही है, लेकिन आप याद कीजिए, मैंने कहा था कि टीबी के मरीज बेहद बढ़ेंगे, और अब देखिए आंकड़े आ गए, पिछले अभी 4-5-10 दिन पहले आंकड़े दिए गए हैं कि 19% भारत में टीबी के मरीज बढ़ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो दवाइयां खिलाई,
आपने जो स्टेरॉइड खिलाए उसकी वजह से लाइलाज दवाई बीमारियां जो टीबी की, टाइफाइड की, इन सब ने संकट गांव-गांव में भर पाया है, क्योंकि गांव-गांव में तो झोला छाप डॉक्टर भरना पड़ा है। उसका तो पैटर्न है कि एक एंटीबायोटिक, एक स्टेरॉइड, एक पेन किलर, एक एनाल्जेसिक, एक फीवर की, एक विटामिन की 5 गोली की पुड़िया उसको देना ही देना है। मरीज को ठीक इससे नहीं होना तो उससे हो जाना है, और मरीज को लगातार उन्हीं के पास जाना है, क्योंकि स्टेरॉइड मिला है तो कोई दूसरी दवा काम नहीं करेगी। तो दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में हम लगातार संकट खड़ा कर रहे हैं भारत के चुनिंदा पढ़े लिखे डॉक्टरों के लिए, उनकी मारपिटाई करके, उनकी मीडिया ट्रायल करके, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके जो गांव-गांव में पढ़े लिखे डॉक्टर पहुंच रहे हैं, उनकी बेहद शोषण हो रहा है। उसको लेकर आने वाला समय मैं समझता हूं कि हमारे देश में और बड़ा विकट होने वाला है, क्योंकि अब ये आंकड़ा भी सामने आएगा कि पढ़े लिखे बच्चों ने, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन्होंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया है, वो दूसरी विधाओं की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप 22 साल में घोषणा करते हैं कि आईआईटी के डॉक्टर, आईआईटी के निकले लड़के को 1.5 करोड़ का पैकेज मिला। आज मुझे बताइए 40 साल पढ़ने के बाद आपने किस डॉक्टर के पैकेज की बात की है? क्यों डॉक्टरों को पैसा नहीं चाहिए? क्यों डॉक्टरों को इंसाफ नहीं चाहिए? क्यों उनको सुकून नहीं चाहिए? हमें सोचना होगा। संकट बहुत बड़े हैं राघवेंद्र जी। कोविड तो अब गया, मान के चलिए, ये तो आता रहेगा, जाता रहेगा, और इसको जीवन भर साथ रहना है। तो ये जो एक्सी वेरिएंट है ये कैसा है? कुछ नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, उनके ऊपर हर साल में 50 से 60 लाख वायरल निमोनिया की मौतें होती थी। वो पिछले 2 साल में मात्र 1 लाख 1.5 लाख हुई हैं कोविड के चलते। तो बाकी मौतें कहाँ गई? नहीं हुई। इसका मतलब है कि हमने कुछ सुधार किए, मास्क का हो, अच्छे खाने पीने का हो, मेहनत करने का हो, सोशल डिस्टेंसिंग का हो, तो उसकी वजह से संकट बहुत कम हुआ। टीबी की 7 लाख मौतें नहीं हुई। अब लेकिन संकट बढ़ेंगे, क्योंकि आपने दवाइयों के जरिए उनके सबके शरीर को कमजोर कर दिया है। ये संकट बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। दरअसल आपने सुना होगा डॉक्टर गर्ग साहब को, हमने इसके पहले आंकड़े बताए थे कि किस तरह से 5 राज्यों में ये कोविड-19 के नए केसेस बढ़ रहे हैं। उसमें हरियाणा है, दिल्ली, केरल, मिजोरम, और इसके साथ साथ बता दें आपको कि महाराष्ट्र का भी इसमें नाम है। ये चीज़ों के बीच में खबर ये भी है कि 18 प्लस के जो बच्चे हैं उनको तीसरा वैक्सीन का डोज लगाया जा सकता है, ये बात भी हो रही है। हालांकि ये सवाल हमारा डॉक्टर गर्ग साहब से भी होगा कि क्या 18 साल से ज़्यादा के बच्चे या 18 साल के बच्चे वैक्सीन का तीसरा डोज ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन आपको बता दें कि जो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है देवदत्त जी, उसमें केरल में 353 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, महाराष्ट्र में 113 हैं, हरियाणा में 336 हैं, मिजोरम में 123 हैं, और इसके बाद अगर आप केरल की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा, केरल सबसे छोटा राज्य है लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा मरीज आए हैं। 2965 मरीज कोविड-19 के आए, जो वेरिएंट नया वाला आया। आपकी इसमें राय कि आखिर मध्य प्रदेश और आसपास के जो राज्य उनको कैसे बचना चाहिए, और आपकी पत्रकारिता के नाते क्या राय है? देखिए राघवेंद्र जी, आज आपने जिस विषय पे चर्चा की तो एक तरह से आपने विशेषज्ञ बुला लिए हैं। 2 साल में हमने देखा कि डॉक्टर गर्ग ने जो भी बात की सब सही निकली है, वो आगाह भी करते रहे। लेकिन अपने देश का जो स्वभाव है, जो अध्यात्म दृष्टि से कहें कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। तो जैसे सावधानी हमेशा बरते हैं अपन स्वास्थ्यगत दृष्टि से, तो ये बीमारियां तो आती जाती, फिर मलेरिया आया, कितनी बीमारियां आई हैं जो कभी, ये वायरस कभी खत्म नहीं होते। बस ये है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ये उतना प्रभाव नहीं करेंगी। आज हम जिस दौर वर्तमान समय में चर्चा कर रहे हैं, 1 वर्ष पहले के जब पन्ने पलटो या अभी के देखो आप अखबार, तो जो प्रथम पुण्यतिथि से भरे पड़े हैं, तो पीक था अप्रैल में। यही वो समय था जब हमने इतना भयावह मंजर देखा था देश में। लेकिन जैसे ही ये कम हुआ वैसे ही असावधानी फिर शुरू हो गई, फिर बिना मास्क भीड़ भरे, और फिर वही मैं कहता हूँ कि कोई सबक नहीं लिया इतनों अपनों को खोने के बाद। वही पिज्जा बर्गर, वही चीजें बाजार की बुला के खा रहे। नहीं तो आपने जो लॉकडाउन में घर में खाया, जो घर का स्वस्थ खाना जिसके प्रति डॉक्टर साहब हमेशा बताते रहे, और जिन चीजों को हम फॉलो करते रहे भारतीय, मैं कहता हूं कि इस कोरोना से अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके संग जीना है। बस इसके साथ हम लौट चलें अपनी पुरानी पद्धति को, तो फिर हमें कोई ये वायरस से वो नहीं है। लेकिन सरकारें भी उसमें वो हो जाती हैं, अपने उनको देखना पड़ता है, आर्थिक स्थिति और रोजगार, वो सब चीजें। तो इसके यदि लापरवाही हुई
तो फिर जाके भयावह स्थिति बनेगी। अभी सभी लोगों को जब तक ये 5 साल का जब जैसा डॉक्टर साहब पीरियड बता रहे हैं, और मुझे लगता है पूरे जीवन भी सावधानी से रहने में लापरवाही क्यों की जाए। बिल्कुल। आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, आप एसी से कार घर से निकले, एसी कार में बैठे, एसी ऑफिस में बैठे और फिर वही जंक फूड खाया, तो फिर ये कोरोना क्या, आप बाकी बीमारियों से ही मरेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बीमारी ना आए, अब एकमात्र उपाय यही है। इस बात को सबको गांठ बांध लेना चाहिए कि हमें स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, और जैसा हमारी भारतीय पद्धति है उसके अनुसार जीवन जीने की ओर चलना है। अन्यथा हम कब तक सरकारों को कोसते रहेंगे और कब तक व्यवस्था को कोसते रहेंगे, क्योंकि ये सब हमने देखा है कि व्यवस्था भी कम पड़ गई थी, सरकार के भी हाथ पांव फूल गए थे, और जो लोग स्वास्थ्य को ध्यान न देते हुए आपाधापी में लगे रहते हैं नोट कमाने में, वो मैंने देखा गाड़ियों में नोट भरे थे, बैग अटैची में रखे थे कि कोई एक पलंग दिला दे, कोई एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दे, लेकिन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जिस भारतीय परिवेश में हम लोग जी रहे हैं उसी को हमें मजबूत करना पड़ेगा, उसी रास्ते पे हमें बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल दुबे जी, दरअसल जी पुरानी परंपराएं तो बहुत बेहतर थी कि सुबह जल्दी उठिए, लेकिन नई जो जीवन शैली उसने लोगों को देर रात तक जगना और देर तक सोना भी सिखा दिया, उसके दुर्गुण शरीर में आ गए हैं। राठी जी, जो बात है कि एक्सी वेरिएंट आया है, गुजरात में उसके होने की पुष्टि हुई है, और इसके अलावा एक एक्सएम वेरिएंट भी है, इसकी भी सरकार ने, या कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी मुंबई में या महाराष्ट्र में इसके भी मिलने की खबर आ रही है। तो ये जो वेरिएंट है ये अपनी जगह है, लेकिन जीवन के जो वेरिएंट है अगर आपने उसको काबू में कर लिया तो फिर ये कोविड-19 का जो वेरिएंट है वो अपने आप काबू में आ जाएगा। उसके लिए डॉक्टर गर्ग जैसे कई बड़े चिकित्सक बताते हैं कि आप जीवन शैली और खान पान में बदलाव रखिए, ये आपको न केवल कोरोना से बचाएगा बल्कि बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, और कई बार आपकी मानसिक जो स्थिति है उसको भी मजबूत बनाएगा। इसमें क्या राय है आपकी? कि मुझे लगता है कि कई बार कोरोना वायरस जो है वो एक तरह का वरदान भी है, इसने लोगों को अच्छा खाना, स्वच्छता से रहना, एक्सरसाइज करना, ये सब भी सिखा दिया, भले ही ये मजबूरी में हो। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सब, हर चीज में एक अवसर तो होता ही है और उस अवसर को हमें समझना चाहिए, उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये अवसर ऐसा आया जिसने आज पिछले 10 साल पहले विटामिन डी की शायद उतनी बात नहीं होती थी, लेकिन पिछले 10 साल से विटामिन डी की जांचें बढ़ गई। विटामिन डी एक आम जन समझने लगा, ग्रामीण ना सही शहरी आदमी तो विटामिन डी को काफी महत्व देने लगा है। तो वैसे ही अपन देखेंगे तो ये ओमिक्रॉन का जो मैं बोल रहा हूँ ये भी अभी वेरिएंट है, इसका सब वेरिएंट है, तो ऐसे बहुत सारे वेरिएंट अगले कई साल तक हमारे साथ रहेंगे। तो इसका बचाव का तरीका सबको मालूम है, और जब तक हम इस, दूसरा एक आपके माध्यम से एक छोटी सी विनती और करना चाहूंगा सरकार से, भारत सरकार से, कि अभी आप देख रहे होंगे कि हर चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो दवाई की कीमतों को भी बढ़ाने का केंद्र सरकार की जो एजेंसी है उसने 10 से 15% दवाइयों को बढ़ाने का भी, कीमतें बढ़ाने का भी अनुशंसा कर दी है। तो मुझे लगता है इस वेरिएंट को दृष्टिगत रखते हुए और जो आज की आर्थिक स्थितियां दिख रही है, तो अगर इस दवा की कीमतों का अगर वो अपना फैसला वापस ले लेते हैं तो कहीं कुछ एक आर्थिक लाभ आदमी को शायद थोड़ा बहुत पहुंच सके, क्योंकि इस वक्त कोरोना के साथ जो आर्थिक हानियां भी बहुत लोगों को हुई, देखिए मानसिक भी हुई, पारिवारिक भी हुई, क्षतियां भी हुई और आर्थिक भी हुई हैं। तो मुझे लगता है सरकार थोड़ा सा संवेदनशील हो जाए। बाकी दायित्व तो पूरा मेरे हिसाब से जिम्मेदारी आम जनता की है, क्योंकि आम जनता अगर अपने आप को नहीं बचा पाएगी तो सरकार विफल होगी। फिर हम सरकार को गाली देते रहें, कुछ भी नहीं होगा। तो हम पहले अपने आप को सावधान करें, अपने आप को जितना हो सके सारे प्रोटोकॉल जो बनाए हुए हैं वो मेंटेन करें, और सिर्फ कोरोना नहीं, आप ये विटामिन डी और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अच्छा खान पान और विटामिन बी भी आप अपना ले लें। खासकर वेजिटेरियन आदमी को विटामिन बी की बहुत कमी आती है, तो मेरे ख्याल से वो इसके अलावा कई अन्य तरीकों की बीमारी से भी बचाव होगा। वो बात डॉक्टर साहब ने भी कही कि पिछले कितने साल में कितने लोगों की मौत होती थी और कितनी अब हुई। तो आप ये डॉक्टर साहब ने जो बेहतर ढंग से समझाया, तो मुझे लगता है कि आम आदमी को, और आप जैसा चैनल जिसने आगे से आगे होके शुरू से मुझे लगता है कि सामाजिक इस विषय को सबसे ज्यादा प्रसारित किया है और पहले से हम सचेत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। इन तमाम विषयों के लिए तो हम डॉक्टर गर्ग को भी धन्यवाद करेंगे, दुबे जी को भी धन्यवाद करेंगे, आपको भी, कि आप लोग भी इस विषय पर आम जनता की बातों को बताते हैं और डॉक्टर साहब मेडिकल साइंस की जो चीजें वो शेयर करते हैं और बताते हैं कि कितना डरिए और कितना
बचिए। डॉक्टर साहब, जो आपसे बात हुई थी, क्या 18+ वाले 18+ वाले जो बच्चे हैं वो तीसरा डोज लगवा सकते हैं वैक्सीन का? एक दूसरा जो आपने चर्चा में कहा था कि गांव देहात में स्टेरॉइड का इस्तेमाल झोलाछाप डॉक्टर बहुत करते हैं, तो जिस तरह से कई दवाएं बैन हुई हैं, क्या इसको अगर बैन ना किया जाए तो कम से कम इसको मिनिमाइज करने के लिए कोई सरकार रेगुलेटरी एक्ट बना सकती है इसमें, क्योंकि स्टेरॉइड तो बहुत जानलेवा है जी? देखिए राघवेंद्र जी, वैक्सीन को लेकर मैं लगातार एक ही बात कहता आया हूं कि आपके अंदर इम्यूनिटी बनी कि नहीं बनी, ये तय होगा वैक्सीन का जो हम एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं वो करवाने से। तो मेरी सबको सलाह है कि अगर आपको 2 टीके लग चुके हैं और आपको कोई लक्षण नहीं है तो आप अपना 9 महीने के अंतराल पर अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराइए, कोविड एंटीबॉडी। और अगर आपके अंदर इम्यूनिटी बनी हुई है, सफिशिएंट मात्रा में है, तो आपको कोई डोज लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये तय है कि जो बड़े बूढ़े बीमार बुजुर्ग इम्यूनिटी कम वाले, उनको साल में एक बार ये बूस्टर डोज लेना होगा, ये भी तय बात है। जैसे हम पहले फ्लू का वैक्सीन लेते हैं, मेनिंगोकोकल का लेते हैं, न्यूमोकोकल का वैक्सीन लेते हैं, जितने भी बड़े 60+ के लोग हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के या हार्ट के मरीज जिनको ऑपरेशन के बाद, सबको ये टीके साल में हर बार लगाए जाते हैं। तो एक सावधानी के तौर पे कि उनकी इम्यूनिटी के साथ उनके शरीर को नुकसान ना पहुंचे। तो ये बात तो वैक्सीन को लेकर हुई। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर 2 टीके लग गए हैं या आपको संक्रमण हो चुका है तो आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराइए। आपके अंदर एंटीबॉडी की संख्या अच्छी मात्रा में है तो आपको कोई वैक्सीन का डोज बूस्टर लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, गांव-गांव में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो राघवेंद्र जी मेरा बहुत स्पष्ट, अब तो इतना दुखी हो गया हूं मैं अपने सिस्टम से कि आप देखिए पूरे भोपाल शहर में पढ़े लिखे डॉक्टरों को, हम जैसे लोगों को बार बार रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की जरूरत पड़ रही है। ये इतनी टीडियस प्रोसीजर है कि जिसमें बहुत सारा समय और बहुत सारी मानसिक शांति का व्यय होता है। लेकिन सिस्टम है कि सिर्फ वो जो 10% डॉक्टर हैं देश में जो नियम से काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए सारे फॉर्म भरने से लेकर उन्हीं के लिए सारी व्यवस्थाओं को लागू करने की बात करता है। जितने भोपाल में पढ़े लिखे डॉक्टर हैं उससे 10 गुना आपको झोला छाप डॉक्टर मिल जाएंगे चारों तरफ फैले हुए। आप चाहे माता मंदिर चौराहे पे चले जाइए, चाहे आप किसी भी अप्सरा टाकी एरिया में, चाहे पुराने भोपाल एरिया में, आपको ढेर झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे। आज विज्ञापन उठा के देख लीजिए आप अखबारों के क्लासिफाइड, तो उसमें आज आप दैनिक भास्कर में देख लेंगे कि उसमें साफ साफ लिखा है कि अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी करने के लिए बीएमएस और बीएचएमएस की जरूरत है, मेडिकल ओपीडी चलाने के लिए इनकी जरूरत है। तो ये एलोपैथी में ये डॉक्टर कैसे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या अंकुश है सरकार का? जब ये नहीं हो सकता तो गांव-गांव में जो डॉक्टर बैठे वहां तक तो पहुंचना संभव ही नहीं है, तो व्यवस्थाएं कैसे सुधरेगी? बिल्कुल। एक खतरा और है डॉक्टर साहब की जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसमें उनको नियंत्रित करने के लिए, उनका मैनेजमेंट देखने के लिए प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है और वो उनको एक तरह से कमांड कर रहे हैं। देखिए संस्थान मेडिकल का है और प्रशासनिक जी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपके साथ साथ और बाकी चैनल पर भी बहुत मुखरता से बोलता आया हूं कि हमारे देश में जानबूझ के इंडियन मेडिकल सर्विसेज को नहीं बनने दिया गया, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा बजट स्वास्थ्य में खपता है। और हम क्या देते हैं अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, ये आप देख लीजिए कि डॉक्टर टच एंड गो की स्टाइल में ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है उसके पास। दवाई वहां पर मिलेगी नहीं, मिलेगी तो बाहर से लाना पड़ेगी टाइप की स्थिति बनती है, जांचें होंगी नहीं। तो बहुत विकट स्थिति हमारे सरकारी जो कामधेनु गाय हैं, जो जिनके लिए भी स्रोत हो आय का या अन्य आय का या अन्याय का, वो अबदस्तूर जारी है। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ऊपर नहीं जा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि अभी आपके सामने यूक्रेन का उदाहरण पड़ा है कि यूक्रेन में जो पैसा देके पढ़ रहे थे उनको भारत में पैसा देकर पढ़ाया जाएगा। तो फिर पिछले 20 साल से व्यापम की नोटंकी क्यों कर रहे थे, डीमेट की नोटंकी क्यों कर रहे थे? फिर पैसा देके पढ़ने देते ना सबको। मेरा मानना है कि जब वहां ढोर और सब एक साथ पढ़ रहे हैं तो 250 बच्चों की जगह आप 500 बच्चे पढ़वा दो, 1000 बच्चे पढ़वा दो, फर्क क्या पड़ रहा है? जब आपको डिग्रियां ही देना है तो डिग्रियां देना चालू। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल था आपसे। ये जो अस्पताल है वहां बिल्डिंग बनाने पर तो बहुत पैसा खर्च होता है। आप उनसे कहें कि एक मशीन बहुत जरूरी है किसी तरह की बीमारी की जांच के लिए, उसको खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उनसे कहें कि आप 4 कमरे बना दीजिए तो वो हाथों हाथ बन जाते हैं और उसके लिए कोई सैंक्शन की जरूरत तत्काल नहीं पड़ती। जबकि मशीन की अगर बात करेंगे जो मरीज की जांच में, उसके इलाज में बहुत सुविधाजनक होती है या जरूरी होती है, उसमें बहुत दिक्कत जाती है। तो ये भी एक तरह का मेडिकल जो साइंस है या जो हमारा मेडिकल सिस्टम है उसको कोलैप्स करने के लिए जो पॉलिसी सरकार की, वो कई बार दिक्कत देती है। राघवेंद्र जी, आप सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगाइए, दूसरे दिन खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नेक्सस है।
ये एक सिस्टम काम करता है। और मैं फिर कहता हूं कि आप उठा के देखिएगा तो बाकायदा साल में 2 बार इंस्पेक्शन होगा। तो 2 बार इंस्पेक्शन के लिए जैसे हमारे यहाँ टेंट हाउस व्यवस्थाएं चलती हैं, ऐसे पूरी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था चलती है कि पलंग भी आएंगे, मरीज भी आएंगे और सब नंबर जहां डले वहां पर उनको बिठा दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर बड़ा मुद्दा है, इस पर किसी और दिन बहुत विस्तार से बात करें, क्योंकि अकेला ये अगर मुद्दा ठीक हो जाए तो मेडिकल सर्विसेज हमारे यहाँ की ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे थे कोरोना पर, उस पर आपने बहुत विस्तार से बताया और ये भी कहा कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसका पालन करें। कोरोना आता रहेगा, हम उसका मुकाबला करते रहेंगे और उसको हराते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। डॉक्टर गर्ग साहब, देवदत्त दुबे जी और आठी जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। दर्शकों को बता दें कि कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना है, मई जून तक ये बढ़ेगी और अगस्त तक इसके एक तरह से काबू में आने की स्थिति बनेगी। तो कुल मिलाकर आप इस पूरे 3 महीने अपने आप को सतर्क रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।